जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, और संविधान के अंतर्गत हम लोग कार्यपालिका को पढ़ रहे थे, और कार्यपालिका से पीछे एक क्लास हो चुका है, ठीक। और कार्यपालिका के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया, और कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं। भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। संघ के मंत्री परिषद वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी हमने पिछले क्लास में बताया है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो अवश्य कीजिए। वो क्लास को अगर आप नहीं किए हैं तो उस क्लास को आप कीजिए। वहां पर हमने कई सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा की है, 52, 53, 54 और 55। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। उसके बाद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी है, मतलब निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा इसकी जानकारी अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 55 में हमने विस्तार से जो राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया जो सिंगल ट्रांसफरेबल मत के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये अनुच्छेद 55 में है। और अनुच्छेद 55 को हमने विस्तार से समझाया है पीछे वाला क्लास में, और हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर उसको हम बताएंगे तो फिर से आधा घंटा 45 मिनट का समय बर्बाद होगा। इसलिए आप उस क्लास में जाकर के देखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन कौन सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली वो किस तरह की प्रणाली है, सिंगल ट्रांसफरेबल मत क्या है, और कैसे राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो होते हैं वो वोट में अपना विजेता, मतलब चुनाव में जो है वो विजेता उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं। ये सब बात हमने आपको बताया था, ठीक। तो आइए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको थोड़ा आप लोग मजबूती प्रदान कीजिए, मजबूती, इसकी जड़े को मजबूत कीजिए। जड़ मजबूत कैसे होगा? जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अपने दोस्तों से नहीं करवाएंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं करेंगे, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक। तब जाकर के इस चैनल की जड़ें मजबूत होगी, और जब जड़ें मजबूत होगी तो पढ़ाई भी मजबूत तरीके से चलेगा। तो आइए राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, और 54-55 तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। आइए आज अनुच्छेद 56 से पढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की जानकारी देता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में, जब 62 तक हम पढ़ा देंगे तो एक ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक के माध्यम से आपको मिनटों भर में अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो है एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। लेकिन ट्रिक बताने से पहले आप विस्तार से पहले एक एक अनुच्छेद को समझते चलिए। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने के दिन से लेकर के आने वाला 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, और उस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर से जो है दोबारा क्या होगा? चुनाव होगा। और चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, चुनाव किस पद्धति से होगा, जो हमने बताया है उसी तरीके से होगा, ठीक। अनुच्छेद 56 के बाद अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 दोबारा राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में है कि क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 57 में इस बात का जिक्र है कि क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है अथवा नहीं बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे किसी व्यक्ति का जितना बार इच्छा करे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन मन के मुताबिक थोड़ी बन सकता है। जितनी बार चाहे उतना बार वो चुनाव लड़ सकता है, और चुनाव लड़ करके उसमें विजेता घोषित होकर के जीत दर्ज करके ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा भी बनेगा, तिबारा भी बनेगा, चौथा बार भी बनेगा। जितना बार मन करेगा उतना बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है कोई व्यक्ति। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे, 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 52 में राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव हुआ, और 52 से लेकर के 62 तक जो है वो राष्ट्रपति के पद पे रहे। तो तीसरा बार भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इच्छा था राष्ट्रपति के पद पर हम रहे, मतलब चुनाव लड़े, लेकिन
अंतिम दौर में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच थोड़ा मतभेद हो गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति जो है राजेंद्र बाबू तीसरी बार राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सोचे, उस समय प्रधानमंत्री वही हुआ करते थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि हम संविधान में संशोधन कर देते हैं और अनुच्छेद 57 में संशोधन कर देंगे, कोई व्यक्ति एक बार या 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानकारी लगी कि हम तीसरा बार जो है राष्ट्रपति बनने वाले हैं और इसी वजह से पंडित नेहरू संविधान में संशोधन करने की बात अपने मंत्रिमंडल से कर रहे हैं। तो ये बात सोच करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद सोच लिए, खुद फैसला बता दिए, उन्होंने फैसला लिया कि हम तीसरी बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो चाहते तो लड़ सकते थे, ऐसा बात नहीं है, ये योग्यता थोड़ी है, ये ऐसा थोड़ी है कि 2 बार या 3 बार नहीं बन सकता है। लेकिन सत्ता एक ऐसा चीज है ना, अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता में जब आता है तो उसका जो प्रथम कार्यकाल होता है, प्रथम 5 वर्ष का, उस कार्यकाल के दौरान वो बहुत सारी अच्छा काम करता है। जैसे नीतीश कुमार का कार्यकाल 2005 से रहा और 2005 से लेकर के आज तक नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के पद पर है बिहार में। तो 2005 से लेकर के 10 तक जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का काफी शानदार रहा। 10 के बाद 10 से 15 तक वो भी दोबारा भी काफी शानदार रहा, लेकिन तीसरा बार जो कार्यकाल रहा 15 के बाद वो थोड़ा घिसिट पिसिट करके जो है सरकार किसी तरह से चल रहा है। तो कोई भी सत्ता में जब नए व्यक्ति आता है तो फर्स्ट का जो शुरुआती 5 वर्ष होता है, 5 से लेकर के 10 वर्ष काफी हो गया, 5-10 वर्ष तक जो है उसका कार्यकाल बहुत शानदार रहता है, बहुत सारे परिवर्तन होता है, वो विकास करता है। लेकिन एक ही व्यक्ति, कहा जाता है ना कि तावा पर जो है रोटी को पलटना जरूरी है, अगर तावा पर रोटी नहीं पलटाएगा तो रोटी क्या होगा, जल जाएगा। इसीलिए राजनीति में भी सत्ता परिवर्तन जरूरी है, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होता है। 5 वर्ष 10 वर्ष तक तो होता है खींच तीर करके, उसके बाद जो है विकास थम जाता है। तो वही हुआ, ये सब बातें था। तो हमने ये बताया अनुच्छेद 57 जो है इस बात की जानकारी देता है कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी देता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति बनने की योग्यता तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, और भारत का वैसा नागरिक जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जन्म के आधार पर। ऐसा नहीं कि उसको भारत का नागरिक मिल गया और राष्ट्रपति के पद पे जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा, नहीं। राष्ट्रपति बनने की योग्यता सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और जन्म के आधार पर होना चाहिए। और राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक माना भी जाता है, उसको राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। और उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर उम्र 35 वर्ष है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, दिमाग डिस्टर्ब नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये सब योग्यता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष उम्र होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, तब जाकर ये क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये सब योग्यता होना चाहिए। उसके बाद लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति बनने की योग्यता ये भी है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। लाभ के पद पर, जैसे कि कोई भी पद पर, कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर या कोई भी संवैधानिक दूसरे पद पर नहीं रहना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनता है तो सबसे पहले उसको लाभ के पद को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद 50 गो अनुमोदक रहना चाहिए, अनुमोदक, और 50 गो प्रस्तावक रहना चाहिए, तभी आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग ये नहीं मन में सोचने लगिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो हम लोग नॉमिनेशन देंगे, कम से कम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो बेरोजगार तो ये है, हम लोग, आप लोग बेरोजगार है, ये है, अभी तक सरकारी नौकरी हुआ नहीं है, तो लाभ के पद पर तो नहीं है। तो ये सब योग्यता तो रखते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ 50 गो अनुमोदक और 50 गो प्रस्तावक भी होना चाहिए। अब ये अनुमोदक और प्रस्तावक कौन होगा, तो अनुमोदक और प्रस्तावक संसद के सदस्य होंगे, संसद के सदस्य। और संसद के सदस्य में कौन कौन आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वही ना चुनाव में भाग लेते हैं भाई। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जिसको हमने विस्तार से समझाया। और सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो 50 गो अनुमोदक और 50 गो प्रस्तावक ये जो होंगे वो संसद के सदस्य ही होंगे, निर्वाचित सदस्य ही होंगे। और जो अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं होगा, और जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं होगा। मतलब 100 आदमी का कम से कम आपको सपोर्ट चाहिए। तो अब देख लीजिए, अगर राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, अगर उस सदस्य में से लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगर टोटल की बात करें तो लोकसभा में 545 दो जोड़ दीजिए, तो लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 545 होता है, और वही राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 245 होता है। लेकिन निर्वाचित की बात करें तो इसमें से तो जानते हैं 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 233 और 543 कितना हो गया? 776 सदस्य होता है संसद के। तो संसद के 776 होते हैं। अगर इस 776 में से अगर 100 व्यक्ति आपको सपोर्ट कर देते हैं 50 को अनुमोदक के रूप में और 50 को प्रस्तावक के रूप में, तो आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। यही योग्यता है राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की। तो ठीक है, 50 को अनुमोदक, 50 को प्रस्तावक रहना चाहिए, उम्र 35 वर्ष रहना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जब योग्यता में इस बात का जिक्र हुआ कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता में पढ़ा लिखा शामिल किया जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि कोई भी संवैधानिक पद जिसको जनता चुनाव के माध्यम से निर्वाचित करके, निर्वाचन के माध्यम से चुनाव जीत करके वो संवैधानिक पद पे जाता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। और राष्ट्रपति के पद के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय जो हरिजनों की स्थिति थी, SC ST समुदाय के लोगों की स्थिति थी, बहुत ही दयनीय थी। पढ़ा लिखा वो कोई हुआ ही नहीं करता था, और पढ़ेगा लिखेगा कैसे? उसको तो पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाता था। दलितों को, दलित समुदाय के लोगों को उस समय तो पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाता था। भीमराव अंबेडकर उतना पढ़े लिखे थे, उतना पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके साथ तो जो लोग है छुआछूत जैसा व्यवहार करते थे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, भीमराव अंबेडकर वकील थे, वकालत करना जानते थे, लेकिन उनके पास वकालत का केस ही नहीं आता था। वकालत का केस बहुत कम आता था। इसलिए वकालत का केस कम आता था क्योंकि लोग छुआछूत जैसा व्यवहार करते थे। लोग ये सोचते थे कि अंबेडकर के पास वकालत का केस नहीं देना है, नहीं तो छुआ जाएंगे। छुआछूत जैसी भावना रखते थे अंबेडकर के साथ, इसलिए वकील होने के बावजूद भी उनके पास वकालत का केस बहुत कम आता था। तो ये सब बात था, इसलिए अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई के सिस्टम को ही खत्म कर दिया कि कोई वैसा मतलब संवैधानिक पद, मतलब MP का चुनाव होगा, विधायक का चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री, किसी व्यक्ति का चुनाव होगा, उसमें पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक, पढ़ा लिखा हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सब योग्यता है। और जमानत की राशि पे ये भी योग्यता है कि जमानत की राशि पे आपको 15,000 रुपया सरकारी बैंक या सरकारी खजाना में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो 15,000 रुपया क्या करना होगा? जमानत की राशि पे जमा करना होगा। कितना राशि? 15,000 रुपया राशि जमा करना होगा। अगर आप वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करते हैं तो वो जमानत राशि आपकी जब्त कर दी जाएगी। मतलब वो जमानत राशि क्या होगा? जब्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या क्या चीज याद रखेंगे योग्यता के बारे में? तो ये सब चीज याद रखेंगे ही रखेंगे। ये 15,000 रुपया को भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपया जमानत राशि के तौर पे सरकारी खजाना में जमा करना होता है। अगर टोटल वैलिड मत यानी कि वैध मत जितना पड़ा और उस वैध मत का 1/6 भाग आप प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जमानत राशि जब्त हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है 1/6। 1/6 को आप याद रखेंगे कि अगर आप वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करते हैं तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ठीक, समझ गए होंगे ये सब बात। आइए अब इससे आगे देखते हैं। 57 हो गया, 58 भी हो गया। अब 59 को देखिए कि 59 क्या कहता है। अनुच्छेद 59 दशा अथवा शर्त की जानकारी देता है। अनुच्छेद 59 में
अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 जो है शर्त, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त क्या क्या होना चाहिए। शर्त, उधर तो योग्यता की बात हो गया, अब शर्त यह है कि अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनेगा अथवा राष्ट्रपति के पद पे बैठेगा, वो व्यक्ति लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेगा। मतलब लोकसभा संसद के किसी भी सदन के सदस्य वो व्यक्ति नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो उसको अपनी सदस्यता जो है छोड़नी होगी, अपनी सदस्यता क्या होगी, त्यागनी होगी, त्याग पत्र देना होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये शर्त भी है कि लोकसभा अथवा राज्यसभा का क्या होगा, वो सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। अथवा किसी भी सदन, विधानसभा की भी बात करें, विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा अथवा विधान परिषद, इसका भी जो है सदस्य वो नहीं रहेगा। मतलब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा अथवा राष्ट्रपति के पद पर वो बैठेगा तो वो किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेगा। अगर वो सदस्य है तो उसको पहले क्या करना होगा, अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, अपनी सदस्यता क्या करना होगा, त्यागना होगा। तो ये था शर्त दोस्तों, शर्त के बारे में हमने आपको बताया। ठीक, उसके बाद लाभ के पद पे नहीं रहेगा, यह भी बात है। उसके बाद ये किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर भी नहीं रहेगा, यह भी शर्त है, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं रहेगा। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनेगा उसको जो है मुफ्त में आवास मुहैया कराया जाएगा। आवास, मुफ्त में जो है एक आवास मुहैया कराया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं ना। राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है, राष्ट्रपति रहता है। और मुफ्त में मतलब बिना किराया चुकाए उसको एक मुफ्त में आवास मुहैया कराया जाएगा और वही आवास में रह करके राष्ट्रपति जो है अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक, तो ये था दोस्तों 59, अनुच्छेद 59, जो कि शर्त को निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहेगा, लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य के पद पे नहीं रहेगा। ठीक, अनुच्छेद 60। अब देखिए अनुच्छेद 60 की बात करें तो 60 जो है शपथ की बात करता है, शपथ, राष्ट्रपति के शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एससी बोले तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश। तो यहां से आप एक यही बात याद रखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलवाने का काम करते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ठीक, ये अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 से इतना ही बात याद रखेंगे। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो 61 में है महाभियोग। इसको विस्तार से थोड़ा समझना है। महाभियोग, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग। महाभियोग का मतलब जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बैठा है उसको हटाया भी जा सकता है। जो व्यक्ति चुनाव जीत करके राष्ट्रपति के पद पर बैठा है उसको महाभियोग लगा करके हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। मतलब महाभियोग का मतलब हटाना, उसको सत्ता से हटाना, यानी कि कुर्सी पर से उतारना। ठीक, अब महाभियोग लगेगा कैसे, महाभियोग लगेगा कैसे, इस चीज को तो समझना है। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अगर बैठा है, अगर वह संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का अतिक्रमण, अब अतिक्रमण शब्द यहां पर आया है, अतिक्रमण। जैसे कि संविधान में अतिक्रमण शब्द का उल्लेख है लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया कि अतिक्रमण का मतलब होगा क्या। तो हम लोग इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए, रोड का अतिक्रमण, सड़क का अतिक्रमण। आप देखते होंगे जहां पर बाजार लगता है, जहां पे बाजार लगता है, मार्केट लगता है। आप पटना के किसी मार्केट में जाइए, मुसल्लापुर हाट में जाइए, बाजार समिति में जाइए, और या फिर सब्जी मंडी में जाइए। तो सब्जी मंडी जहां पे लगता है वो सब्जी मंडी वाला, सब्जी बेचने वाला रोड को छेक करके सब्जी बेचना चालू कर देता है। मतलब रोड पर ठेला लगा देता है, सब्जी
जो है रख करके रोड के साइड में सब्जी बेचना चालू कर देता है, जिस वजह से क्या लगता है, रोड में जाम लगता है। तो वहां पर क्या हुआ, रोड का अतिक्रमण हुआ, रोड का अतिक्रमण करके जो है जाम लगाया जा रहा है। मतलब सब्जी बेचने वाला, मछली बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला जो है, ठेला पर चाट बेचने वाला, फुचका गोलगप्पा बेचने वाला जो है रोड पर क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, और रोड पर अतिक्रमण करके जो है वो अपना कर रहा है। ठीक, तो अतिक्रमण, संविधान के अतिक्रमण का मतलब यह हुआ कि संविधान के नियम का पालन नहीं करना। सीधे तौर पर यह भी समझते हैं, या संविधान, कोई भी देश जो है, मतलब कोई भी देश जहां पर संवैधानिक दृष्टि से या संविधान के अनुसार शासन प्रशासन चलाए जाते हैं, तो ये जो देश है, देश, यहाँ पर शासन प्रशासन संविधान से ही तो चलाया जाता है, संविधान के अनुसार देश चलता है। और भले ही किसी भी पार्टी का सरकार रहे, कांग्रेस का रहे, भाजपा का रहे, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए, उस पार्टी का एक ही काम रहेगा, संविधान को फॉलो करना। वो अपना शासन प्रशासन तो चलाएगा ही चलाएगा, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार बने, उसको संविधान को फॉलो करना ही करना है। ठीक, तो राष्ट्रपति का भी क्या काम है, संविधान को फॉलो करना, संविधान के नियम को जो है कार्यान्वित करवाना, संविधान के अनुसार देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संविधान के अनुसार देश को चलवाना। ठीक, तो अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, मतलब संविधान का उल्लंघन करता है, सीधे तौर पर समझिए, संविधान का उल्लंघन करता है, तो इस पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो इस पर जो है महाभियोग लाया जा सकता है। अब महाभियोग आएगा कैसे, तो महाभियोग या तो लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य, मतलब संसद के किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा, सीधे तौर पर संसद के किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक, एकदम गौर से सुनिए इस बात को, संसद के किसी भी सदस्यों द्वारा, किसी भी संसद के किसी भी सदस्यों द्वारा, सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। अब संसद में दो सदन है, एक लोकसभा है, एक लोकसभा है सदन, और दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ये दोनों सदनों में से कोई सदन ला सकता है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही पहले लाएगा, और जरूरी नहीं है कि राज्यसभा ही पहले लाएगा। ठीक, लोकसभा ही लाएगा और राज्यसभा ही लाएगा। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। दोनों में से कोई जो है महाभियोग ला सकता है। ठीक, अब देखिए, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, जैसे कि राज्यसभा ने महाभियोग लाया राष्ट्रपति के ऊपर, राज्यसभा सदन से महाभियोग लाया गया राष्ट्रपति के ऊपर, तो सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना होगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा कि राष्ट्रपति महोदय आपके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा, आपके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। ठीक, और राज्यसभा अगर महाभियोग लाना चाहती है तो सबसे पहले राज्यसभा यूं ही महाभियोग नहीं ले आएगी। राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी, मतलब यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं, उस सदस्य का 1/4, उस सदस्य का 1/4 सदस्य पहले लिखित तौर पे तैयार होंगे। राज्यसभा से अगर महाभियोग लाना है या फिर लोकसभा के तरफ से महाभियोग लाना है, जो भी सदन महाभियोग लाएगा, लोकसभा अथवा राज्यसभा, जो भी सदन के तरफ से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाएगा, वो सदन सबसे पहले 1/4 सदस्य, मतलब जितना उस सदन में आदमी है, जितना उस सदन में सदस्यों की संख्या है, जैसे कि लोकसभा में 545 है और राज्यसभा में 245 है। ठीक, 245 है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिला करके, निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिला करके। तो राज्यसभा में मान करके चलिए जितना सदस्यों की संख्या है, जितना सदस्यों की संख्या है, वो सदस्य की 1/4, मतलब 1/4 सदस्य पहले जो है लिखित तौर पर, 1/4 सदस्य लिखित तौर पर महाभियोग के लिए तैयार होंगे। अगर 1/4 सदस्य लिखित तौर पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए तैयार होते हैं, उसके बाद महाभियोग को राज्यसभा सदन में लाया जाएगा, अथवा लोकसभा के सदस्य अगर 1/4 सदस्य तैयार होते हैं तो लोकसभा सदन में लाया जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा के सदन के सदस्य को तैयार करवा रहे हैं तो वो राज्यसभा में महाभियोग लाएगा। अब राज्यसभा में
राज्यसभा के सदस्य 1/4 सदस्य मिलकर के महाभियोग के लिए लिखित तौर पर तैयार हो गए कि नहीं, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है, राष्ट्रपति को जो है पद से हटाना है, क्योंकि वो संविधान का क्या किया है, अतिक्रमण किया है। तो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा, उस महाभियोग पर बात विचार होगा, विचार विमर्श होगा, और विचार विमर्श होने के बाद अब इस पर होगा मतदान। अब इस पर होगा मतदान। अगर महाभियोग पर 2/3 सदस्य मतदान कर देते हैं, 2/3 सदस्य मतदान कर देते हैं, तो 2/3 सदस्य मतदान करके, मतलब 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देते हैं, 2/3 सदस्य मतदान करके बहुमत से इसको पारित कर देते हैं, तो राज्यसभा से यह महाभियोग पारित हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है जी, विस्तार से समझे ना। सीधी सी बात समझिए कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है, तो महाभियोग लाने के लिए जिस भी सदन के द्वारा लाया जाएगा, दोनों में से कोई भी सदन से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि लोकसभा से आए अथवा राज्यसभा से आए, किसी भी सदन के द्वारा जब महाभियोग लाया जाएगा, तो महाभियोग लाने से पहले एक तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकारी देना होगा कि राष्ट्रपति साहब आपके ऊपर महाभियोग लाया जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति को जानकारी दे दिए। उसके बाद 1/4 सदस्य को पहले तैयार होना होगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाए कि नहीं लाया जाए। 1/4 सदस्य लिखित तौर पर पहले तैयार होंगे, और 1/4 सदस्य लिखित तौर पर तैयार होने के बाद सदन में प्रस्ताव को लाएंगे, महाभियोग के प्रस्ताव को, और उस प्रस्ताव को अगर 2/3 सदस्य बहुमत करके पारित कर देते हैं, उसके बाद इस सदन से पारित समझा हुआ जाता है, मतलब पारित मान लिया जाता है। अगर यहां से 2/3 सदस्य मतदान करके, बहुमत साबित करके, बहुमत करके पारित कर दिए, उसके बाद महाभियोग जाएगा लोकसभा में। उसके बाद महाभियोग जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में गया, और लोकसभा के सदस्य भी अगर 2/3 बहुमत से इसको पारित कर दिए, 2/3 बहुमत से पारित कर दिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पास हो गया, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, समझा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात कि आज तक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। इतना कहानी तो जान लिए, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति के पद के ऊपर, यानी कि जितने भी भारत में राष्ट्रपति बने हैं, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाए, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है और भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना इतना मतलब एक नहीं होता है अपने आप में कि राष्ट्रपति के पद पर होते हुए वो व्यक्ति संविधान का अतिक्रमण किया, संविधान का उल्लंघन किया, और वैसे व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लगाया जाए। मतलब इस तरह से एक मतलब नजरिए से निगेटिव इंपैक्ट मान सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर जो है आज तक महाभियोग नहीं लगाया गया है, और कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया भी नहीं है, इसलिए महाभियोग नहीं लगाया गया। तो महाभियोग के बारे में समझ गए। अब राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है, इसको विस्तार से समझ लीजिए। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब आधा अधूरा न्याय मिलना, आधा अधूरा न्याय मिलना। जैसे कि हमने आपके साथ वादा किया कि जो हमने संविधान को पढ़ा रहा है, हम संविधान को जो पढ़ा रहे हैं, इस पॉलिटी को हम एग्जाम से पहले, जो भी आने वाला एग्जाम है, उस परीक्षा से पहले हम पॉलिटी को खत्म कर देंगे। उस पॉलिटी को यानी कि भारत के संविधान को हम खत्म कर देंगे पढ़ा करके। और हमने खत्म नहीं किया, तो न्याय हुआ आपके साथ? बिल्कुल कह सकते हैं न्याय नहीं हुआ, आधा अधूरा न्याय रह गया, क्योंकि आपने तो वादा किया था कि हम संविधान को पूरा पढ़ाएंगे, और आपने संविधान को पूरा पढ़ाया नहीं, आधा सही छोड़ करके चले गए। तो यही हुआ अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति के महाभियोग को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है, इसको आप थोड़ा विस्तार से समझिए, ये समझने वाली बात। अनुच्छेद 54 में हमने ये पढ़ाया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब अपना मत डालते हैं, मतदान करते हैं। उसके बाद भारत के सभी 28 राज्य के विधानसभा, यानी कि जितने भी भारत में विधानसभा है, और 2-3 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है, दिल्ली में भी विधानसभा है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा है और 28 राज्यों में जो विधानसभा है, और उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
अनुच्छेद 54 में तो ये पढ़े थे कि सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग में सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत, इसको आप स्टार दे करके लिख लीजिए कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के। जब चुनाव हुआ था तो लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लिए थे, अपना अपना मतदान किए थे। लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया गया तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लिया, मतलब निर्वाचित और मनोनीत। यहाँ पर महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेगा, जबकि निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लिया था, महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लिया। वहीं विधानसभा का सदस्य इसमें तो भाग लिया ही नहीं, जबकि चुनाव में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लिया था और महाभियोग में विधानसभा का सदस्य भाग लिया ही नहीं। इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मतलब जब चुनाव हुआ तो सभी लोग भाग लिए और जब हटाने की बारी आई तो आधा अधूरा भाग लिए। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया समझ गए। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत, सिर्फ निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो है भाग लेकर के जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाते हैं। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी होता है। अब 1/4 का मतलब 245 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट है, ठीक समझ लीजिए 245 सीट है। अब 245 का 1/4 निकाल लीजिए, जब इसको काट छाट कीजिएगा तो जितना आएगा उतना की सहमति होना चाहिए। और सदन में उपस्थित सदस्यों की संख्या के 2/3 मतलब 2/3 से अगर बहुमत मिल जाता है, पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लाया गया है। तो हमने महाभियोग के बारे में पढ़ाया। तो महाभियोग में कौन भाग नहीं लेगा, किसी भी विधानसभा के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। महाभियोग में सिर्फ और सिर्फ संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेंगे, जबकि निर्वाचन में सिर्फ और सिर्फ संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ये सब बात को आप नोट्स बना करके लिखिए, दिमाग में सेट करते हुए चलिए, कंफ्यूज होइएगा। हमको पता है अभी समझ में आ रहा होगा, और 10 दिन बाद ये दिमाग से निकल जाएगा। जब दिमाग से निकल जाएगा तो उसके बाद समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर निर्वाचित सदस्य भाग लेता है और कहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग लेता है। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि गहराई से बातों पर जोर डाल करके सुनिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है दोबारा सुनिए, न तो अधिकतर आदमी जो है ना, अधिकतर छात्र की बात करें स्टूडेंट, तो जब प्रश्न सामने आता है ना तो निर्वाचित और मनोनीत में ही कंफ्यूज हो जाता है कि मनोनीत कहाँ पर भाग लेता है, निर्वाचित कहाँ पर भाग लेता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए ये सब बात। तो कहाँ तक बता दिए, अनुच्छेद 61 बता दिए महाभियोग। अब अनुच्छेद 62 कहता है, अनुच्छेद 62 कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो 6 महीना के अंदर चुनाव होना चाहिए। मतलब 6 महीना से ज्यादा राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता है। सीधे तौर पर यह समझिए कि राष्ट्रपति का पद 6 महीना से ज्यादा रिक्त नहीं हो सकता है। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होगा, तो रिक्त कई कारणों से होगा। सबसे पहले या तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल पूरा हो जाए, अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, अथवा राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र दे दे। और राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो अथवा उसकी कार्यकाल पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए, अथवा त्याग पत्र दे, या फिर राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगाया जाए, महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग, जो कि आज तक लगा नहीं है। तो राष्ट्रपति के पद अगर रिक्त होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव होना चाहिए। 6 महीना के अंदर ही चुनाव करा करके राष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए। अब पद खाली कैसे होगा, अगर कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल तब खाली होगा। राष्ट्रपति का पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, जैसे कि जाकिर हुसैन
जाकिर हुसैन का मृत्यु राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए हो गया, तो अगर मृत्यु हो जाए या फिर त्याग पत्र दे दे या फिर महाभियोग लगाया जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा। लेकिन यहां से आप इस चीज को गौर से सुनिए कि अगर राष्ट्रपति का अगर मृत्यु होता है या फिर उसके ऊपर वो जो है त्याग पत्र देता है या फिर उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ये तीनों दशा में अगर राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के मृत्यु होने से खाली हो, राष्ट्रपति ये त्याग पत्र दे देने से खाली हो या राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति के पद, ये तीन कारणों से मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग, ये तीन कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो राष्ट्रपति के जगह पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा वो उपराष्ट्रपति काम करेगा। उपराष्ट्रपति ठीक। कौन कौन दशा में उपराष्ट्रपति काम करेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया हो अथवा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके हटाया गया हो, अगर ये तीन कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से नहीं है, तो राष्ट्रपति का काम फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश। अब आप कहिएगा ये भी नहीं है तो सब आदमी कहाँ चल जाएंगे, ये बताइए, सब आदमी कहाँ चल जाएंगे? कोई ना कोई तो रहबे ना करेगा भाई। अगर राष्ट्रपति की समझ लीजिए मृत्यु हो गया, त्याग पत्र दे दिया या फिर महाभियोग करके राष्ट्रपति को हटा दिया गया, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो काम करेंगे। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो सब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई ना कोई तो एक रहेंगे ही। ठीक। तो ये तीन दशा में ये लोग उपराष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे। और अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, इसको आप विस्तार से समझिए, ये समझने वाला बात है। अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति के पद पे, द्रौपदी मुर्मू है, अगर द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाता है, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो तब तक वो पद पर बनी रहेगी, तब तक पद पे बनी रहेगी जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। तो यहां से हमने ये समझाने का प्रयास किया, अगर किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है, 5 वर्ष का वो कार्यकाल पूरा कर लेता है राष्ट्रपति, तो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। जैसे ही नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो राष्ट्रपति चुनाव जीत करके शपथ लेकर के आएंगे, ये जो है अपना छोड़ देंगे, गद्दी छोड़ देंगे। तो कार्यकाल के आधार पर देखिएगा, कार्यकाल के आधार पर आपको ये याद रखना है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाता है। लेकिन यही 3 स्थिति में, मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग, ये तीनों स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति के जगह पर उपराष्ट्रपति काम करता है। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहता है देश में तो उपराष्ट्रपति के जगह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, वो भी कहीं घूमने फिरने चले गए हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की जगह पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेंगे। वो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं है तो वो वरिष्ठतम न्यायाधीश के जगह पर कोई और वरिष्ठतम न्यायाधीश काम करेगा। लेकिन ऐसा अधिकतर केस में न होता है। ये सब केस में अगर पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति रहता ही है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। तो साथियों, इस तरह से 52 से लेकर के 62 तक एक एक अनुच्छेद को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और लास्ट में हमने बोला था कि एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वो ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक आपको पूरा याद रहेगा। तो वो ट्रिक है दोस्तों, पकानी, कोका, डायो, दोयो, दसम। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, पकाने को का दोयो दसम। अब पकाने को दोया दो दसम क्या है? तो प से हो गया पद, राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52। का से कार्यपालिका का अध्यक्ष, राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और इसकी जानकारी है अनुच्छेद 53 में।
नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मंडल हमने बताया ना, निर्वाचन मंडल, और इसकी जानकारी है अनुच्छेद 54 में। तो 52, 53, 54 हो गया। पकानी से कोका, को से कोटा, जो राष्ट्रपति का जो कोटा है, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल मत, और राष्ट्रपति का कोटा यह है कि कम से कम वैध मत का 50% से ज्यादा, वैध मत जितना भी वैध मत पड़ा है उसके 50% से ज्यादा अगर लाएगा तब वो राष्ट्रपति का जो है विजेता घोषित किया जाएगा। तो कोटा की जानकारी अनुच्छेद 55 में है, मतलब जो है सिंगल ट्रांसफरेबल मत जिसको हमने समझाया है। का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसकी जानकारी अनुच्छेद 56 में है। दो से दोबारा, कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी जानकारी अनुच्छेद 57 में है। यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है, इसकी जानकारी कहाँ है, तो अनुच्छेद 58 में है। 58 तक हो गया। योग्यता के बाद द से दशा अथवा शर्त, दशा अथवा शर्त, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या दशा होनी चाहिए, क्या क्या शर्त होनी चाहिए, जिसको हमने बताया, ये अनुच्छेद 59 में है। स से शपथ, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेगा, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसकी जानकारी अनुच्छेद 60 में है। और म से महाभियोग, जिसको हमने अभी आपको समझाया, और महाभियोग की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 61 में है, 61 में। और 62 में आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 6 महीना के अंदर चुनाव करा लिया जाना है, 6 महीना तक चुनाव करा लिया जाना, जिसको अभी हमने तत्काल बताया। तो पकाने को का 2 दशम, अगर इस ट्रिक को आप याद रखते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक जो है आपको एक लाइन में शॉर्ट तरीके से आपको याद रहेगा। तो पकाने को का 2 दशम, प से पद, का से कार्यपालिका का अध्यक्ष, नी से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 2 से दोबारा बन सकता है, यो से योग्यता, द से दशा अथवा शर्त, स से शपथ, और म से महाभियोग। और 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, और 61 में क्या महाभियोग है। इस तरह से राष्ट्रपति आपका खत्म हुआ चैप्टर। और राष्ट्रपति का जो ताकत है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को संविधान ने कौन कौन सी शक्ति दी है, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक विस्तार से चर्चा कर दिया। राष्ट्रपति की शक्ति हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है। वीटो की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को मृत्यु अथवा क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई दिया है तो उसको माफ करने का शक्ति प्राप्त है। तो इस सब के बारे में जो हम लोग विस्तार से अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर मेरा क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो ये आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके मुझे भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई को जारी रखिए और अपने अपने सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।